नमस्कार। तो कैसे हो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम पास आ गए हैं, सो नाउ स्टिक टू योर टाइम टेबल। तो आज हम लेके आए हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारा चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है हमारा चार्ज के फ्लो करना, और हमने पढ़ा था कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वोल्टमीटर और अमीटर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और साथ में हमने पढ़ा था कि हमारे जो सर्किट्स होते हैं वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं और हमारे डिफरेंट सिंबल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं जो हम अपने सर्किट में यूज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली होता क्या है, एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम समझें तो जैसे हमारे घर में टॉर्च होती है, उसमें आपने न्यू बैटरी डाली, नई सेल डाली, तो वो पूरा तेज ग्लो करेगी, राइट, पूरा तेज अच्छे से जलेगी। पर जैसे जैसे टाइम के साथ आप उसे यूज करते चले जाते हो तो बल्ब हमारा धीमा धीमा जलना शुरू हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी सेल डाउन हो गई है, सेल चेंज कर दो। तो सेल डाउन होने का मतलब क्या है? जब आप एक सेल यूज करते हो तो सेल क्या देती है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस। और एक नई सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 1.5 वोल्ट। जैसे जैसे आप यूज करते चले जाते हो तो धीरे धीरे वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, वो आ जाता है मोर और लेस 0.75 वोल्ट के आसपास आपका वो आ जाता है। तो जब वो इस वैल्यू पे होता है तो बल्ब हमारा बहुत ही धीरा जलना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल मरा हुआ हो जाता है बल्ब हमारा। तो इसमें देखो आप एक चीज देख रहे हो, जब बैटरी न्यू थी तो बल्ब तेज जल रहा था, मींस आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था तो करंट भी ज्यादा फ्लो हो रही थी। जैसे जैसे बैटरी डाउन होना शुरू हुई, पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो गया, करंट भी आपकी कम फ्लो होना स्टार्ट हो गई। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट भी कम। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यही हमारा ओम्स लॉ है। सो नाउ वी सी हाउ वी गोना स्टेट द ओम्स लॉ। तो बेसिकली हमने क्या कहा, करंट डिपेंड करती है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस पे। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि करंट है तो कौन से वर्ड्स आएंगे? कंडक्टर आएगा, कंडक्टर मींस कोई मेटेलिक एलिमेंट आ जाएगा। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चीजों को रटो नहीं, समझो, की पॉइंट्स को अपने माइंड में रखो। तो कैसे लिखोगे इसकी डेफिनेशन? द करंट through a metallic element is directly proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जुड़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड्स, ये हमारा है ओम्स लॉ। पर इसमें भी एक हिडन कंडीशन होती है, ये तभी ट्रू होगा व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तो हमारा करंट भी चेंज हो जाएगा। उसका रीजन हम अभी आगे समझेंगे कैसे। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर remains कांस्टेंट। सो ये है आपका फुल स्टेटमेंट। यहां पे छोड़ोगे तो आपका स्टेटमेंट अधूरा रहेगा ओम्स लॉ का। तो हमने क्या बोला, करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब भी हमारा ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, वी रिप्लेस इट विद अ कांस्टेंट। फिजिक्स में हमेशा याद रखो, वी रिप्लेस इट विद अ कांस्टेंट। तो यहां कौन सा कांस्टेंट आएगा? V इक्वल्स टू I R। R is the constant and this R is called as the resistance।
So this is your Ohm's law. V is equals to I R. पर अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो, then you have to define everything. What is V? V is the potential difference. Potential difference between 2 points. What is I? I is the current passing or flowing through the element. But if you need to get the full marks, you have to include the graph also. अब हम यहाँ पे कह रहे हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, V is equals to IR. अगर हम R को कांस्टेंट रख दें, मीनिंग R की वैल्यू सपोज हमने 1 कर दी, 1 कर दी, if R is equals to 1 तो क्या होगा? V is equals to I हो जाएगा, करेक्ट? If you make a table, this is the potential difference, volt, unit. ये करंट है, unit एम्पियर. If V is 1, I is also 1, V2, I2, V3, I3, यहाँ से देखो, V4, I4 and so on. If you draw the graph, क्या आएगा ग्राफ में? X axis is voltage, वोल्ट में है, I एम्पियर में है. ग्राफ जब भी बनाते हो हमेशा always mention the unit as well. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Draw. V is 1, I is also 1. V is 2, I is also 2. V is 3, I is also 3. V4, I is also 4. तो कुछ ऐसे सी आपके स्ट्रेट लाइन आ जाती है व्हेन यू ड्रॉ द ओम्स लॉ ग्राफ, करेक्ट? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इफ इट विल इंक्रीज दिस विल आल्सो इंक्रीज. पर इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारी कंडीशन हमने क्या ली है? दैट R इज कांस्टेंट. सो ओम्स लॉ में हमने एक न्यू टर्म पढ़ा, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस होता क्या है? सो फॉर्मूला अगर देखो, V is equals to I R. If V is constant, अगर आप V को कांस्टेंट ले लें तो I और R के बीच में क्या रिलेशन होगा? I is inversely proportional to R. जैसे जैसे R बढ़ेगा, as the R will increase, I will decrease. So they both are inversely proportional. तो अब इसमें एक और चीज बताओ, कंडक्टर्स में हमारा क्या होता है? करंट अच्छे से फ्लो हो जाती, बट इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं हो पाती. क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है एंड इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. ऑलवेज रिमेंबर, कंडक्टर लो रेजिस्टेंस and insulators high resistance. High resistance. Now comes to the unit of resistance. तो नाम से भी हो रहा है ना, resistance, resist, जो resist करता है, जो रोकता है. So R resist current. Comes to the unit, तो unit में क्या हो जाएगा? R is equals to V by I. So if V is 1 volt, I is 1 ampere, resistance will be 1 volt per ampere. जिसे हम बोलते हैं ohms. 1 ohm हो जाएगा. रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं इसे? इस साइन से. This is called ohm. So the definition of 1 ohm will be, if the 1 volt of potential difference is applied across an element, then 1 ampere of current will flow through it, then the resistance of the element will be 1 ohm. लिखो, if 1 volt
potential difference is applied across an element 1 ampere of current flow through it, then the resistance of the element is 1 ohm. So this is the definition of 1 ohm. So from here also, what statement can you make up? Current is at a given, हमने V को कांस्टेंट रखा था ना, at a given potential difference, current is inversely proportional to the resistance. अच्छा, अगर यहाँ पे एक चीज बोले, पोटेंशियल डिफरेंस में और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. फॉर अ गिवन करंट they both are directly proportional to each other. So if someone asks you to draw a graph, means V constant, draw the graph, I is inversely proportional to R. तो ग्राफ हमारा कैसे आएगा? This is R, this is I. R is high, I is low. तो it means अगर R कम होगा तो I ज्यादा होगा. If it is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ग्राफ कैसे आ जाएगा? कुछ ऐसे सा, करेक्ट. 1 पे जब रेजिस्टेंस लो है, करंट हाई है. जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, करंट घटती जा रही है. सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर IR व्हेन V इज कांस्टेंट. व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ VR व्हेन I इज कांस्टेंट? बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दिस इज V, this is R. Graph will be something like this. Same way, when R is constant, so the graph between V and I is IV this, because V is directly proportional to I. तो तीनों ग्राफ में से कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये ग्राफ if I is inversely proportional to R, तो ग्राफ आपका कैसे ड्रॉ होगा. Now let's do some numericals. So first में इन्होंने कहा a 4-volt battery is connected to a lamp of resistance 4 ohms. Calculate the current through the lamp. What they have given us? Voltage 4 volt and the resistance is 4 ohms. They are asking what will be the current. One more thing. अगर आप इसे सेम टाइप के न्यूमेरिकल को एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, if you use a formula, always write from which law you are using the formula. Okay, we're gonna write solution from Ohm's law. V is equals to I R, so I is equals to V by R. Don't skip the steps. Okay, so V is 4 volt, R is 4 ohms, so current is 1 ampere. Answer. बहुत ही basic सा numerical. Okay, next numerical they say, how much current will flow through a resistor of resistance 12 ohm if a battery of 18 volt is connected across it? They said resistance is given 12 ohm. Voltage difference is there 18 volt. How much current will flow? We need to calculate. Again from Ohm's law, V is equals to I R.
I will be V by R. V is 18 volt, R is 12 volt. So cancel करो. So it will be, sorry, R is 12 ohms. Will be 1.5 ampere. So resistance is inversely proportional to current. Now let's see कि resistance किस किस factor पे depend करता है. First thing comes that resistance depends upon the material of the wire. Resistance on the material. तो इसके लिए अगर हम एक छोटा सा अपना एक्सपेरिमेंट करें, सपोज ये हमारा एक वायर कनेक्ट कर दिया हमने सर्किट में, ये हमारा अमीटर कनेक्टेड है प्लस, और ये हमारी बैटरी कनेक्टेड है जो कि हमें पोटेंशियल, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी. सपोज ये 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है. प्लस ऑलवेज रिमेंबर, जब आप सर्किट ड्रॉ करते हो तो बैटरी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके प्लस कनेक्टेड होंगे बैटरी के प्लस से, और सबके नेगेटिव कनेक्टेड होंगे बैटरी के नेगेटिव से. बीच में कुछ भी होता है, ठीक है, प्लस माइनस, ये ए बी, ये हमने कोई वायर बीच में कनेक्ट कर दिया. अब हमने क्या करा, बैटरी हमारी सेम है, करेक्ट. ये जो वायर है, इस वायर को हम चेंज करते गए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के हमने वायर ले लिए. सपोज हमने ले लिया सिल्वर, बहुत अमीर है, कॉपर, आयरन, तो डिफरेंट हमने वायर्स लिए. बट रिमेंबर all the wires are having same length and same cross sectional area. cross sectional area अंडरस्टैंड करते हो, ये लेंथ हो गई, ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, मींस थिकनेस. सारे वायर सेम थिकनेस के हैं और सेम लेंथ के हैं. अब क्या करो, वायर चेंज करते रहो और अमीटर की रीडिंग चेंज करते रहो, मींस करंट. सो व्हाट वी सी, ये तो हमारा कांस्टेंट था, बट जैसे जैसे आप वायर चेंज कर रहे हो करंट चेंज हो रही है. इट मींस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर. करंट चेंज होने का मतलब क्या है, देखो भाई करंट भी तो हमारी, ये तीनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है ना. आई भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर के. अब अगर आई चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आर भी तो चेंज हो रहा है. तो रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है मटेरियल पे. सेकंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स ए हमने मान लिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है. सेम एक्सपेरिमेंट को अगर हम दोबारा से फॉलो करें, पर अब की बार हमने क्या करा, सेम मटेरियल का वायर लिया, सेम लेंथ के वायर लिए, बट सब वायर्स का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, मींस उनकी थिकनेस अलग अलग है. एक वायर इतना मोटा है, एक वायर इतना मोटा है, एक इतना मोटा है, तो सबका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है. ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है. तो ये सबका डिफरेंट है. देखो इसका इतना है, इसका बिल्कुल छोटा सा है, तो मींस अलग अलग थिकनेस के आपने वायर्स ले लिए, बट मटेरियल और लेंथ अभी भी सेम है. तो जब आप अमीटर की रीडिंग देखते हो तो आप क्या देखते हो, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ रही है करंट हमारी इंक्रीज हो रही है. क्या हो रहा है, मींस यहां से हमारा क्या आ रहा है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो आर क्या होगा, आई आर के इनवर्स है, तो आर हमारा ए के इनवर्स में हो जाएगा. इट मींस कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस हमारा घटता है. मोटे तार के लिए रेजिस्टेंस कम होता है, पतले तार के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. तो यहाँ पे हम क्या रिलेशन लिख देंगे अपना, R is inversely proportional to the cross sectional area. Third comes resistance depends on the length. सेम एक्सपेरिमेंट में अब क्या करो, सेम मटेरियल का वायर लो, सेम थिकनेस का वायर लो, पर अब उसकी लेंथ चेंज करते चले जाओ. तो आप क्या देख लो, जैसे जैसे आप उसकी लेंथ बढ़ा रहे करंट आपकी रिड्यूस हो रही है, मींस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई लेंथ के. अब करंट रिड्यूस हो रही है, करंट के कम होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है
रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ता जा रहा है। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। फोर्थ थिंग कम्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। Depends on the temperature. So बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं होता है, स्लाइट चेंज होता है, पर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। तो इसमें देखो एक चीज क्या है, हमने ओम्स लॉ में क्या कहा था कि V इज इक्वल्स टू IR तभी होगा जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि R हमारा इस फॉर्मूले में कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तो R भी चेंज होगा, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। तो ओम्स लॉ के हमने हमेशा कहते हैं ओम्स लॉ V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो R चेंज होता रहेगा, R चेंज होता रहेगा तो V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाएंगे। सो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अब अगर आप यहां से देखो तो R हमारा क्या हो गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। सो यहाँ पे जो हमारे प्रोपोर्शनैलिटी है, ये जो साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का, दिस विल बी रिप्लेस बाय अ constant and the constant is R is equals to rho L by A. This is the formula for resistance also. तो resistance के हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, एक ओम्स लॉ से V is equals to IR और दूसरा फॉर्मूला ये। तो ये रो क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी, VT. Now what is the definition of resistivity? If L is equals to 1 meter, A is equals to 1 meter square, then हमारे पास क्या हो जाएगा, R is equals to rho। तो लिखते हैं resistivity is the resistance per unit length, per unit length of unit cross section of a material। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखने की है कि ये कब होगा हमारा, फॉर अ गिवन मटीरियल एंड अ गिवन टेम्परेचर। फॉर अ गिवन material and a given temperature both should be same, it should not vary। ये जो है, ये जो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं किसी एक मटेरियल के लिए है और उसके लिए कुछ फिक्स्ड टेम्परेचर है। मटेरियल चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये डेफिनेशन भी हमारी चेंज होगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। नोट है resistivity depends on temperature। So here we have a table for resistivity for different materials। So from this table we can conclude many things। First thing first is that the formula is R is equals to rho L by A। So first point is rho depends on temperature but not on length and cross sectional area of the wire or material, whatever you say। अगर आप यहाँ से इस फॉर्मूले से if we try to get the unit of resistivity then what it will be, rho is equals to
RA by L. R is ohm, A meter square, and L is meter. So it will be ohm meter. So second point, unit of resistivity is ohm meter. From this table, if you look, that the resistivity of metal is of the order of 10 to the power minus 8, which is very low. So the conductors, metals are the conductors. Conductors have extremely low resistivity. That's why we use them in the circuits. So the current can flow easily through these materials. Correct? So copper has the resistivity of 1.7 to 10 to the power minus 8. It is used as a wire. While the tungsten is having the resistivity 5.8 into 10 to the power minus 8. Tungsten we use in bulb as a filament because it has a very high melting point. Okay, so second point comes, metals has lowest resistivity. Of the order of 10 to the power minus 8 ohm meter. It is of the order of 10 to the power minus 8. Now comes to alloy. So if you see that alloys has more resistivity to their constituent metals. So if you see what is the difference, it is more or less 30 to 100 times more resistivity than metals. And the next plus point for alloys is that their resistivity doesn't really change with the temperature. And second thing, they do not oxidize. That's why alloys are extremely good for the heating appliances. We can find alloys in your iron box and toaster. Wherever you see the heating element, you will find wires are made of alloys. So alloys are there. Alloys resistivity do not change, or really small change, slight change is there. Change with temperature, and they don't get oxidized. Next point comes for insulator. Insulator has the highest resistivity, and resistivity for insulators is of the range of 10 to the power 12 to 10 to the power 19. Very, very high. 10 to the power 19 ohm meter. Seventh point. Now if you see for these semiconductor, the resistivity of these semiconductor is more or less 10 to the power 5 to 10 to the power 10 times the metal. So if you compare this and this, it is 10 to the power 5 to 10 to the power 10 ohm meters more than the of the metals. But if you compare it with the silver, so what you see that it is in the range of 10 to the power more or less 16 times less times more. So next point comes resistivity of semiconductors. The conductors is 10 to the power 5 to 10 to the power 10 times more than metal, but 10 to the power
15 to 10 to the power 16 times less than insulator. Or semiconductors are, you can say, the conductors which are less conducting than conductors but more conducting than insulators. It lies in between somewhere, conductor and insulator. One more type of material we have, which is called the superconductor. So superconductors are those materials which loses their resistivity below a certain temperature. They lose their resistivity at low temperature. Losing their resistivity completely below a particular temperature is known as the superconductivity. Now the phenomena of loss of complete resistivity below a particular temperature is called superconductivity. So this is all about conductivity. ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये हमेशा 1 मार्क में पूछ लिए जाते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ, क्योंकि सारे एक टाइप से नोट्स हैं आपके. करेक्ट. नाउ लेट्स गो फॉर सम न्यूमेरिकल्स. सो फर्स्ट एग्जांपल, इट सेज calculate the resistance of a copper wire of length 1 meter. Length they have given 1 meter and area of cross section 2 millimeter square. A is equals to 2 millimeter square. Always convert to MKS system. 2 into 10 to the power minus 3 meter square. Oh, it's minus 6 because it's a square. Next, resistivity of the copper is this. Rho is 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. We have to find out resistance of the copper. So resistance is R is equals to rho L by A. Rho is how much? 1.7 into 10 to the power minus 8. L is 1. A is 2 into 10 to the power minus 6. Units are, this one is ohm meter, length is meter, and area is meter square. So this is 1.7 into 10 to the power minus 2 by 2. When you solve it further, you can write 17 into 10 to the power minus 3 by 2. 8.5 into 10 to the power minus 3 ohm. यहाँ से कैंसिल करो, it's ohm answer. So now they said a copper wire has a resistance of 0.6 ohm. Another copper wire of the same mass, as the first one is double in length of the first. So what are they saying? दोनों के दोनों वायर हमारे कॉपर के हैं. They both have same mass. Find the resistance of second wire. Let's start. Solution. तो हम क्या करेंगे? For first wire, length L1, they said that the length of the second wire is double of the first one. So if we say it is L1, cross-sectional area is A1, resistivity is R1. They have given the resistivity is how much? 0.6 ohm. Now for second wire, L2 is 2L. A2 we don't know. R2 we need to find out how much will it be. Now, so by formula, R is equals to rho L by A.
we have to find out R2. So how we gonna write it? R1 by R2 is equals to, because दोनों कॉपर के हैं तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो सेम होगी. So what we can write? ρ1 is equals to also ρ, ρ2 is equals to also ρ. So R1 will be ρ1 L1 बटे A1, R2 will be ρ2 L2 बटे A2. अब अगर आप वैल्यूज रखोगे सबकी, ρ1 कितना है हमारे पास? ρ L1 is L, A2 we don't know, both are looking kind of same. L, A1 we don't know, ρ2 is ρ, L2 is 2L. कैंसिल कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? A2 by 2, A1 is equals to R1 by R2. So अब somehow if we find this relation between A1 and A2, we can make it out what will be the value of our R2. तो अब इसमें इन्होंने एक चीज बोली है कि दोनों सेम मटेरियल हैं, उनका मास सेम है. ओके, सो दे हैव द सेम डेंसिटी एज वेल. इसे थोड़ा सा इधर लिख देते हैं. करेक्ट. सो डेंसिटी सेम, मास सेम, इट मीन्स वॉल्यूम इज ऑल्सो सेम. V1 is equals to V2. V क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट और लेंथ, whatever. So A1 L1 is equals to A2 L2. A1 L1 is L, A2 L2 is 2L. So A1 is equals to 2 A2. We can put this value here. A2 2 into 2 A2. A1 is equals to 2A2. Cancel. 1 by 4. What will be R2? R2 will be 4 R1. R2 is 4 R1. R1 is 0.6 ohm. So it is 2.4 ohm. Answer. You just need to pay attention on the language of the numerical. और अगर आपके basic formulas आपके clear हैं, then you can solve them easily. Okay, next numerical says, how will the resistance of a wire change if its diameter is doubled, its length remaining the same? So they are saying, example. So first we have said that how the resistance will change. So we need to find out the relation between resistance. Okay, so first is R1, second time it is R2. When it is R1, that time they said that they have the same length, means L1 is also L, L2 is also L. But they say that the diameter is doubled. So D1 is D, but D2 is 2D now. So we can make it out. What will be the area then? Area is cross sectional area ना, pi r square. पर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डायमीटर. डायमीटर इज d by 2 हो जाएगा. रेडियस pi d by 2 whole square pi d square by 4. This is our area. So in this case A1 is pi by 4 d square, but A2 will be on place of d put 2d. Pi by 4 2d square, or it will be 4d square by d square. We have to find out the relation between R1 and R2. So we know R is equals to rho L by A. So R1 by R2 will be rho L1 by A1, A2 rho L2. Our material is same, so resistivity is going to be same, or you can mention here that ρ1 is equals to ρ2 is equals to rho. Cancel. Put all the values. What is L? L1, L2 both are same. L, L. A1 is pi by 4 d square. Pi by 4 d square. A2 is pi d square. So L से L cancel, pi से pi, d square से d square. 4 will go up.
So we can say that R2 is equals to R1 by 4. If you double the diameter of the wire, the resistance becomes 1/4. So next numerical it says, when a potential difference of 20 volt is applied across a resistor, it draws a current of 3 ampere. If 30 volt is applied across the same resistor, what will be the current? So they have given V is equals to 20 volt first, and then it draws the current I is equals to 3 ampere. So by Ohm's law, V is equals to IR. So R will be V by I. V is how much? 20 by 3 ohms. Next they say, if we apply 30 volt to the same resistor, how much current will be passing? So now we need to find out what will be I if V is 30 volt and R is 20 by 3 ohm. Find out. V is equals to IR, I is equals to V by R. So V is how much now? 30. R is 20 by 3. 3 will go up. 0, 0. 9 by 2. 4.5 ampere current will go through this. तो आज के लिए इतना ही. पढ़ते रहिए. See one thing. If you want to understand physics, so you have to solve more and more and more and more numericals. जितने ज्यादा numericals आप solve कर सकते हो, उतने करो, उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. तो पढ़ते रहिए. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ.